जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की ये दो खबर हैं एमएसपी और ओआरओपी 2 न्यू रिवीजन के ऊपर, और ये दोनों ही सर्विंग और रिटायर्ड दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो रिटायर्ड हैं अगर एमएसपी इक्वल होती है तो उनकी भी पेंशन बढ़कर मिलेगी, और ओआरओपी का सही रिवीजन होता है, ओआरओपी सही तरीके से मिलती है, तो जो आज सर्विस में है कल उनको सही पेंशन मिलेगी। इस सब के ऊपर इसलिए मैंने कहा है कि बड़ा अपडेट कैसे और कब मिलेगा हक, ये आज मैंने सीधी लाइव बात की वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर एंड फाउंडर मिस्टर वीर बहादुर सिंह जी से, और उनसे क्या बात हुई, क्या तथ्य निकल कर सामने आए, वो आप लाइव देखिए दोस्तों। सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? ठीक हूँ। सर, मैं आज आपसे कुछ जो जवानों की इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर 10 फरवरी को हियरिंग है, फाइनल हियरिंग जो होने वाली है, हाँ, उसके बारे में ये जानना हाँ। चाहता हूँ कि जब सारे एविडेंस जवानों के फेवर में हैं तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या महसूस हो रहा है आपको? देखिए, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आना चाहिए। एक जवान ने गलती की है, चाहे जैसे जिस कारण से किया हो। एक चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कमजोर रीट फाइल कर दिया था, जिसपे चंडीगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है। तो गवर्नमेंट को हमने जो रीट फाइल किया था उसकी पैरा वाइज रिप्लाई देने के बजाय सरकार ने जो हारे हुए रीट है, जो एक जवान की गलती है, उसको लगा दिया है। तो हम लोग कोर्ट में ये कह रहे हैं कि उसमें फैक्ट्स नहीं था और हमारे पूरे फैक्ट्स को सुना नहीं गया है। जी सर। और जो जो जिस आधार पर उनके रीट को खारिज किया, उसके सपोर्ट में भी हम लोगों ने काफी रिजॉइंडर में एविडेंसेस लगाए हैं। जी सर। जिसका मुझे उम्मीद है कि निर्णय तो अगर दस्तावेजों के आधार पे हो तो निश्चित हमारे पक्ष में आए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। ऑल दी बेस्ट। 10 फरवरी को उम्मीद करते हैं कि जवानों के हक में फैसला आए। जी जी और जी। और सर, हमारी तरफ से क्या सपोर्ट हो सकती है, किस तरीके से हम आपके साथ आपके हाथ मजबूत कर सकते हैं? देखिए सर, आज भारत में सिर्फ वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ही है, एकमात्र संस्था, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जो कई सालों से जी सर। सिर्फ जेसीओ एनसीओआर की लड़ाई लड़ती आ रही है, तमाम संसाधनों की कमी और अवरोधों के बावजूद भी। और हम लोग इस लड़ाई को सिर्फ रोड पे नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग इस मामले को कोर्ट के में भी लेके गए हैं। और 2018 से लड़ते लड़ते आज फाइनल बहस के स्थिति में केस आया हुआ है। तो जो भी भारत के पूर्व सैनिक जेसीओ एनसीओआर है, उनका काम है कि हमें सपोर्ट करना जी और सर। हमारा सहयोग करना। वो दिशा ना भटके, जी सर। मृत तृष्णा के चक्कर में कभी अधिकारी ऑर्गेनाइजेशन संस्था के पक्ष में चले जाते हैं, तो कभी जेसीओ जोआर के फेवर में बोल देता है, अपने उसका अपना मोटिव है तो उसके पीछे भाग जाते हैं। मृत तृष्णा से दूर रहिए, जेन्युइन होके जेन्युइन संस्था की मदद करिए और जेन्युइन संस्था का सहयोग करिए। भारत में आज की डेट में हमारी संस्था छोड़ के कोई ऐसी संस्था नहीं है जो सीएसडी में डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कोर्ट में गई है, जो डीजीआर द्वारा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि ओआरओपी 1 में जो हमारे साथ डंडी मारी गई थी, जी सर। जो मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज निकालने में भी हमारे साथ अनजस्टिस किया गया था, उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में हैं। दूसरा, हमारी एक मैक्सिमम के फिक्सेशन, पहले मैक्सिमम पे फिक्सेशन होती थी, लेकिन लेटर इंडक्शन के नाम को लेकर मैक्सिमम पे फिक्सेशन तो छोड़िए, रैंक वेटेज को भी खत्म कर दिया। इसको लेके भी हम लोग हाई कोर्ट एएफसी चंडीगढ़ में है। तो हम जी सर। करीब करीब 4-5 केसेस आज की डेट में संसाधनों की कमी के बावजूद भी लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। सर, मैं अपने जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं और जितने भी हमारे जवान हैं, पूर्व सैनिक हैं, मैं उन सबसे अपील करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि वो आपकी सपोर्ट करें, जिस तरीके से सहयोग कर सकते हैं उस तरीके से सहयोग करें, ताकि ये जो केस है जवानों के हक का, इसमें हम विजय पाएं। दूसरा सर, मेरा एक सवाल और है आपसे, ये कि जो ओआरओपी सेकंड रिवीजन हुआ है, इसके अंदर जो जेसीओ हाँ। जवानों के साथ जो विसंगतियां हुई हैं, इसके ऊपर हाँ। भी क्या आप कुछ
सोच रहे हैं इस आवाज को उठाने के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं। देखिए, पहले तो OROP 2 जी सर। का 23,000 करोड़ का बजट सबके सब मिलिट्री अफसर लेके चलेगा, जो कि OROP के इंटाइटल नहीं। OROP की आत्मा निकाल लिया। जी सर। प्रधानमंत्री जी जिनको देना चाहते थे उनको ना दिया, उनको ना मिला, और ये पैसा कहीं और डाइवर्ट। जो 58 साल सर्विस कर रहे हैं, 62 साल सर्विस कर रहे हैं, 2-4 साल का री एम्प्लॉयमेंट उसी उसी सैलरी के अंदर ले रहे हैं, वो मिला के 62 साल 65 साल सर्विस हो जाती है। सारा OROP का बेनिफिट वही लेगा। ये तो जो अर्ली एज में रिटायर्ड जेसीओ एनसीओ होते थे, वो अदर्स रैंक्स होता था, ये उनके लिए बना था। चाहे कोसियारी कमेटी पढ़िए या जो भी कमेटियों की रिपोर्ट करिए, आंदोलनों देखिए, जो हमारे कंसेप्ट मीडिया के द्वारा भी या जो भी प्रेजेंटेशन दिया गया, वही दिया गया कि हमारे जवान जल्दी रिटायर्ड होते हैं। उसमें तो ये कहा नहीं था कि हमारे अफसर जल्दी रिटायर्ड होते हैं, सर। लेकिन नाम पे लड़ा गया जवानों के, ले गए अफसर। तो देश के प्रधानमंत्री या जो भी व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, उनको देखना चाहिए कि इस कार्रवाई से, जिसको मैं कई बार कहता हूं कि हमारी संसाधनों की लूट है, हमारे जी सर। इंटरटेनमेंट की लूट है, ये सर। 23,000 करोड़ की लूट हुई है, जो एक इंटाइटेड लोगों को छोड़ के दूसरों को दे दिया गया। तो सबका साथ सबका विकास में भी ये हमारा हमारा विकास का जो हिस्सा है वो लेके चले गए। वो चला गया। तो भगवान इनको सुबुद्धि दे, इन अधिकारियों को सुबुद्धि दे। उनको भी सोचना चाहिए कि 17, 18, 20 हजार की पेंशन पाने वाले जवान, कम एज में रिटायर्ड होने हुए जवान, जिनके ऊपर लाइबिलिटीज है, जिम्मेवारी सर। है परिवार की, उनके पास सेविंग नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, सर। उनका हम हक मान रहे हैं। सरकार को भी इस तरह ध्यान देना चाहिए था कि किनको दे दिया, किसके लिए लड़ा गया था, किसके लिए कायदे कानून बने थे, उन किसको दे दिया। इसी वजह से तो तो जो हम लोग इसके ऊपर, आपका जो सवाल था उसके मैं जवाब दे दूं जी कि सर। हम लोग उसमें उसके लिए भी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाए। किस कारण से जाए? कि भाई आज जो फिक्सेशन हुआ है, एक तो हुआ है कि नॉन इंटाइटेड लोगों को दे दिया गया, जी सर। उनको हमारे जो रैंक वेटेज है, हमने प्रेजेंटेशन में भी कहा है, रक्षा मंत्री से मिले थे तब भी कहा है, सेक्रेटरियों से मिले थे तब भी कहा था कि हमारे जो प्रिविलेजेज आपने 6 पे कमीशन में खत्म कर दिए थे लेटर इंडक्शन के नाम पे, आप लेटर इंडक्शन की पॉलिसी तो ले नहीं आए, प्रिविलेजेज खत्म किए। जी तो सर। आप हमारी प्रिविलेजेज में कम से कम एक प्रिविलेजेज हो रैंक वेटेज का, उसको रिस्टोर करिए, और उसके साथ OROP टेबल फ्रेश इशू करिए, जी सर। तभी हमें न्याय मिल पाए। दूसरा है इक्वल MSP के साथ करिए। जी सर। तीसरा है 75% पे के साथ करिए। चौथा है कि मैक्सिमम पे, कम से कम हमारा जो मैक्सिमम का छीना हुआ है आपने इंटाइटल, तो मिनिमम और मैक्सिमम के एवरेज को छोड़ के हमें मैक्सिमम पे करिए। और चौथा, पांचवा, कि एक दोनों दो जो एक पे कमीशनों के आगे पीछे जाने वालों में जो गैप हो जाता था, उसके लिए एक मिनिमम गारंटी पेंशन हो के एक चिट्ठी इशू होती थी, पॉलिसी बनती थी, जी सर। जिसके अंदर मैक्सिमम नोशनल का मैक्सिमम के ऊपर फिक्सेशन होता था। तो उसको भी बहाल करिए। तो ये 4-5 मांगे हैं जो कि हमारी जेन्युइन है। जी सर। हमने कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे, हम वही डिमांड कर रहे हैं जो आपने हमसे छीन लिया है, कोई ना कोई कारण बता के, ये दिखा के हम आपका ये कर देंगे। वो हुआ नहीं, आपने पे का 75% हुआ नहीं, सर। लेटर इंडक्शन हुई नहीं, सर। तो हमारे प्रिविलेज को क्यों छीन लिया? तो आपका छीनना इलीगल है, इसलिए हम इसको लेके भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सर ये तो वो वाली बात हुई ना कि अंधा बांटे रेवड़ी और फिर अपनों को दे। जी 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 जी, वही हुआ वही हुआ वही हुआ। क्योंकि और ये लोकतांत्रिक देश में ऐसे हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आप गरीब, वही हुआ, गरीबों की सब्सिडी अमीर खा रहे सर। हैं। इनके नैतिकता पे भी सवाल है, उनको सर। शर्म भी आनी चाहिए। एक तरह से मैं कह रहा हूँ, भाई ऑलरेडी दे आर वेल सेटल्ड, सर। बैंक बैलेंस है उनके पास, सब कुछ है, 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच ऑलरेडी पेंशन मिल रहा है। क्या सर। करेंगे पैसे को? क्लबों में बैठ के विदेशी दारू पियेंगे, पैसा बाहर जाएगा। लेकिन जो वर्ग है, जो राष्ट्र के प्रति, चाहे आप दो या मत दो, हमेशा कमिटेड रहा है, उनके देश, उसके देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है, सामाजिक कार्यों में हमारे जवान लगे हुए हैं, हम लोग राष्ट्र की उन्नति करना चाहते हैं, उन्नति में सहयोग करना चाहते हैं,
और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आज भी अगर बॉर्डर पे बुलाया जाता है तो बिना किसी पे अलाउंसेस के लिए भी हम जाने के लिए तैयार है। हमें फैसिलिटी नहीं चाहिए, हमें अपने राष्ट्र पे गर्व है, अपने राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता है, इसकी बेहतरी की चिंता है। लेकिन यह वर्ग देखिए, सारा कुछ सुविधा लेके बैठा हुआ है, कोको पेट्रोल पंप लेके बैठे हुए हैं इतने सैलरी के बाद, सिक्योरिटी एजेंसी को इनपैनलमेंट और व्यापार इनको डीजीआर देता है। तो मुझे तो लगता है कि ये यही एक कारण है कि चूंकि इनको गार्ड मिले, सैनिक गार्ड मिले। सैनिक गार्ड कब मिलेगा? जब वो गरीब होगा, जब वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास कोई पेंशन कम है, कोई विकल्प नहीं है, तो इनकी तरफ जाएगा। तो आप तो एक सैनिक का शोषण करवा रहे हैं, इनको लाइसेंस देके, इनको व्यापार देके सेवा के दौरान भी करवा रहे हैं, पेड अलाउंसेस में भी करवा रहे हैं, और फिर उसके बाद हमारी गरीबी का ये मजाक उड़ाते हैं और हमारे एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। को लोडिंग ट्रांसपोर्ट कंपनी है, सारा का सारा इनको दिया जा रहा है। पता नहीं ये डीजीआर में बैठा कैसे लोग बैठे हुए हैं। अब गवर्नमेंट तो नहीं ध्यान देती, क्या संविधान हमारे लिए नहीं है? हम इक्वल नागरिक नहीं है देश के? तो क्यों इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है? सर, आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं जवानों की भी कहीं कुछ कमी है? देखिए, जवान की कमी ये है कि वो सीधा साधा है। आप उसको गुमराह करोगे वो गुमराह हो जाएगा। जैसे जनरल सतवीर ने गुमराह किया, सपने दिखाए। उस समय टीवी डिबेट में मैंने कहा था जी सर, ये जो कह रहे हैं, ये जो आरोपी है वो अफसर सेंट्रिक है, इसमें हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। लेकिन चूंकि सीधा साधा जवान है, उसके समझ में नहीं आया और अफसरों ने उसको मिसयूज कर लिया, उनसे चंदा भी लिए, उनके उनके मैन पावर को भी इस्तेमाल किया। तो उनके संसाधन और उनकी संख्या दोनों बल का इस्तेमाल करके सरकार को दबाव में लिया और अपना लाभ ले गए। वो आरोपी 1 में भी, वो आरोपी 2, और जो 24 में रिवीजन होगा उसमें ही उनका बढ़ेगा। बताइए, हमारा जो मल्टीप्लाई फैक्टर 5th 7 पे कमीशन में हुआ था वो 2.57 से हुआ था, जबकि अधिकारियों को 2.67 से लेकर 2.81 तक लाभ तो मिलेगा ही उनको। 5th पे कमीशन में सिपाही नायक हवलदार, इसको दबा दिया गया। आपने ध्यान दिया होगा, उस समय अखबारों में भी छपा था। एयरफोर्स में संतोष हुआ था, उन्होंने विरोध किया था वर्दी में रहते हुए। उसके बाद आगे के वर्षों में 6th पे कमीशन में हमारे ग्रेड पे को कम किया गया। हमारा ग्रेड पे 2000 से स्टार्ट हुआ, जबकि चंडीगढ़ पुलिस का 32 से स्टार्ट है। उसी तरह पे बैंड हमें कम में रखा गया। हमारी तुलना ये लोग अनस्किल्ड लेबर से करते हैं या सेमी स्किल्ड लेबर से करते हैं। अफसर अपनी तुलना आईएएस से करता है। तो भाई दोनों देश की सेवा में लगे हैं, लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। तो हम लेबर हो गए, वो आईएएस हो गए, तो लड़ेगा कौन? ना लेबर लड़ेगा ना आईएएस लड़ेगा। तो आप हमारी तुलना, सैनिक की तुलना सैनिक से करिए, विदेशों की सैनिकों से करिए। हमारी स्थिति देखिए, आप देखिए वहां एनसीओ कैडर है। यहाँ एनसीओ को आपने अभी जो रिव्यू किया, कैडर रिव्यू, उसके अंदर आपने वर्किंग हैंड बना दिया। अरे कितना नीचे ले जाओगे आप? तो क्या अभी आपको लग रहा है कि जवान जग रहा है? जवान पूरे देश का जग चुका है, क्योंकि उसको एक न एक दिन जगना ही था। क्योंकि ये धोखा देते, ये जगने के पीछे ही अधिकारी का वो है। ये इतना ग्रीडी हैं, इतने सेल्फ सेंट्रिक हैं कि इनकी बाकी की समस्याओं का कोई चिंता नहीं है और कोई उनके ऊपर थॉट नहीं है। ये सिर्फ अपने लिए, जो जवान का वेलफेयर मिल रहा है वो भी हमें दे दो, जो आईएएस एक्स्ट्रा ले रहा है उसको भी दे दो। सभी देश के विभागों को देख लेना, इनकी प्रेजेंटेशन देखना, बोला आईएएस को ये मिल रहा है हमें भी दो। जवान का पहले टाइम स्केल प्रमोशन था एयरफोर्स के अंदर, वो छीन लिया, हम अपने लिए ले लिया। बताइए, इससे सेना की क्षमता इतनी प्रभावित हुई है कि आप कुछ करें या ना करें, आप कर्नल बन के ही निकलेंगे टाइम से। तो पहले मेजर भी सिलेक्शन ग्रेड में होता था, तो उनके अंदर कंपटीशन की भावना होती थी, उनके अंदर कुछ कर्ज गुजारने की क्षमता होती थी। अब तो उसको मालूम है हमें ऐसे ही प्रमोशन मिल जाएगा, 6 साल होते ही हमें मेजर बन जाएंगे, 13 साल होते ही लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएंगे। कर्नल नहीं बने सिलेक्शन ग्रेड में 16 साल में, तो 23 साल बाद हमें कर्नल ही बन जाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हमें दे ही रही है, 62 साल तक सर्विस करेंगे और वो आरओपी लेंगे। और एनएफयू के लिए भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए, एनएफयू ले लेंगे। तो सारे संसाधन आप ही ले लोगे, आप ही कब्जा कर लोगे, तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं सर, उनके लेने से आपको क्या तकलीफ है? आप अपना लीजिए, उनको जो लेते हमें तकलीफ ये है, देखिए क्या तकलीफ है। आप बजट लिमिट है, भारत सरकार पूरी बजट हमारे लिए तो दे नहीं सकती, एक लिमिटेड बजट डिफेंस को देती है। तो जब वो उसका जो हिस्सा है
नॉन इंटाइटेड आदमी ले जाएगा तो उसका प्रेशर इंटाइटेड आदमी पे पड़ेगा ना। सर आप आप गरीबों की चीजों को अमीर लेके चले जाएंगे, सब्सिडी पूरी, अभी प्रधानमंत्री ने क्यों अपील किया था कि भाई आप सब्सिडी कम करें, जी सर। सब्सिडी जो गरीब अमीर है वो सब्सिडी छोड़े। इसके पीछे तर्क है कि पैसा बचे, वो पैसा बचे तो हम उसको गरीबों को दे सके। तो हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, सारा पैसा यही लेके जा रहा है। तो मैं तो कहता हूं कि आप वो आरोपी छोड़िए, एनएफटी छोड़िए, ये सिक्योरिटी एजेंसी छोड़िए, कोको पेट्रोल पंप छोड़िए, आप सफिशिएंट हमें करने दीजिए, हमें जरूरत है। हमारे बच्चे अभी पढ़े नहीं है, छोटे छोटे होते हैं तब हम रिटायर्ड हो जाते हैं, 8 साल 4 साल 5 साल 6 साल के बाद रिटायर्ड बच्चे होते हैं तब हम रिटायर्ड हो जाते हैं। हमारे जी। पास जिम्मेदारियों का पहाड़ होता है। तो तो आप हमारे हिस्से को खा जाओगे, ले जाओगे, लूट लोगे, हम कहाँ जाएंगे। सर आप इन सब मुद्दों को लेके न्यायालय में गए हैं, क्या न्यायालय जी से अलग भी पब्लिक फोरम में आपका कोई इरादा है इन मुद्दों को उठाने का? देखिए, 12 मार्च 2023 को हम लोग जंतर मंतर पे एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं, एजिटेशन आयोजित कर रहे हैं, जिसमें भारत से कोने कोने से सैनिक आएंगे, जेसीओ वार वर्ग के। हमने जितनी भी छोटी छोटी संगठनें हैं देश में चली या बड़ी संगठनें हैं, सबसे अपील किया हूं कि इस धर्म युद्ध में, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई में आप हमारा साथ दें और जंतर मंतर दिल्ली पर आए। आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा इसमें? देखिए, हमारा मुख्य एजेंडा होगा, हमने उसमें दो भागों में बांटा। एक फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मैंने बता दिया, जी हमारे रैंक बेटे देके हमारा वो आरोपी दीजिए, या 75% पे का पेंशन दे के दीजिए, या इक्वल पे इक्वल एमएसपी दे के दीजिए, या मिनिमम और मैक्सिमम में मैक्सिमम पे फिक्सेशन करके दीजिए। जी आप सर। कुछ जरूर दीजिए कि हमें उसका लाभ मिले, जिसके लिए वो आरोपी बनाया गया है उसको ही लाभ नहीं मिलेगा तो इस आरोपी का क्या फायदा। करेक्ट। दूसरी बात, दूसरी बात कि जो नॉन फाइनेंशियल इशू हैं, जैसे भेदभाव हमारे साथ कैंटीनों में है, हमारे साथ ईसीएचएस के अंदर है, हमारे और भी संस्थान है जहां भेदभाव है। हम भारत के नागरिक हैं, हमें आर्टिकल 14 हमारे ऊपर भी लागू है, तो हमारे साथ आप समानता का व्यवहार करें। हमारे इक्वली राइट चाहिए हमें इन जगहों पे। कैंटीन प्रॉफिट्स के संबंध में हमने कहा कि भारत सरकार इसको सीएफआई में ले ले, या तो गैस सब्सिडी की तरह हमें रिटर्न कर दे, या फिर इसको सीएफआई में ले ले। सीएफआई में लेंगे तो राष्ट्र के विकास में काम होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए, मेडिकल कॉलेज बनाइए, प्रोफेशनल कॉलेज बनाइए, हमारे बच्चों को पढ़ाइए, राष्ट्र के विकास पे उस पैसा खर्च हो। अभी करेक्ट। के सारे पैसे जो हैं अफसरों के बादाम काजू बादाम में खत्म हो जाते हैं, या उनकी जो चोचले हैं उसमें खत्म हो जाते हैं। एक तरह का हो तो इसका बहुत बड़ा मिसयूज होता है, और ईयरली 1000 करोड़ से ज्यादा है, हजारों करोड़ का बजट। या मैंने तो ये भी कहा है कि उससे एक राफेल खरीद लीजिए। अब क्यों पैसा वेस्ट करते हो। सही बात है। दूसरा है सेवादारी प्रताप, मैंने कहा कि ये आप टू फ्रंट वार है, दोनों सेनाओं की संख्या बल को देखिए। और यह भी धर्म की बात है, यह राष्ट्रीय, इसको दुर्भाग्य कहिए कि आजादी के 75 साल बाद भी आज भी हमारे जवान जो है अफसरों के जूता पालिश करते हैं, उनके कुत्तों को घुमाने ले जाते हैं। एक तरह का 80,000 लोग इन अफसरों के सेवादारी, बटमैन, भैया या बॉडी आदि अलग अलग नामों में संबोधित होते हैं। अर्दली क्या क्या है वो शब्द बना लेते हैं। काम उनका वही है, जूता पालिश करना, घर का काम नौकरों जैसा करना, कुत्ता घुमाना, बच्चों को स्कूल ले जाना, छोड़ना, खिलाना, यही सब काम है उनका। तो ये राष्ट्र के साथ गद्दारी है। वो देश की सेवा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए, आपके घरों में काम करने के लिए नहीं है। उनको डिमोरलाइज तो आप कर ही रहे हैं, और संसाधन का मिसयूज भी कर रहे हैं। चलिए सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और जितना कोशिश होगा हम आपके इन मैसेज को जवानों तक पहुंचाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि जवान भी अब अपने हक के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, ऐसी उम्मीद है। और कोई आखिरी कोई संदेश जो आप देना चाहें? मैं यही कह रहा हूं जवानों से, फिर मैं कह रहा हूं, जवान जेसीओ एनसीओ ऑनरी कमीशन रैंक तक, पहले ऑनरी कमीशन मेजर के बराबर होता है, उठा के नीचे कर दिया है। अपना ओपन माइंड रखिए, खुले दिमाग से, और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को सपोर्ट करिए। अगर ये संस्था नहीं रही तो इस देश में इनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई दूसरी संस्था नहीं है और ना हो पाएगी इस लेवल पे, जिस लेवल पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के फाउंडर, नेशनल कोऑर्डिनेटर मिस्टर वीर बहादुर सिंह जी को। उन्होंने बड़ी बेबाकी से
जेसीओ और जवानों के हक में अपने विचार रखे, और वो आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक, और अब उन्होंने कुछ और भी मैटर बताए जो एएफटी में भी गए हुए हैं। और इतना ही नहीं, जो उन्होंने एक फील्ड को टच नहीं किया, मैं उसको भी आपको बता देता हूं। पीओज, जो प्रिजनर ऑफ वार 1971 के हमारे जवान कुछ पाकिस्तानी जेलों में हैं, उनका मुद्दा भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उठाया हुआ है। जी जी जी। और प्री मैच्योर का भी कर लें, जेसीओ एनसीओआर प्री मैच्योर रिटायर्ड नहीं होता। वो इनिशियली टर्म्स एंगेजमेंट पूरा जो कर लेता है वो प्री मैच्योर नहीं माना जाएगा। करेक्ट। उसके बाद वो उसकी एक्सटेंशन पीरियड होती है। एक्सटेंशन पीरियड को आप ऑन रिक्वेस्ट या इसको प्री मैच्योर नहीं मान सकते। जिसने इनिशियली टर्म्स एंड सर्विसेज टर्म्स कंडीशन पूरा कर लिया वो आरोपी का हकदार है और रहेगा। और बाकी आप उनके विचारों से जब अच्छी तरीके से अवगत होंगे, 12 मार्च यानी कि आने वाले महीने में जंतर मंतर पर वो ओआरओपी 2 में जो विसंगतियां हुई हैं उनके साथ, उस मुद्दे के साथ और दूसरे भी वो मुद्दे वहां उठाएंगे, तो वहां सारी चीजें खुल के सामने आएंगी आपके कि क्या क्या आपके साथ गलत हो रहा है, किस तरीके से उन्होंने उन मुद्दों को उठाया है, और किस लेवल तक वो आज तक इस संघर्ष को कर कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए। आपको उनके साथ जुड़ना चाहिए आर्थिक रूप से। और जैसा आप जानते हो कि ये लोकतंत्र है, यहाँ संख्या बल की बहुत बड़ी अहमियत होती है। अगर जनरल सतबीर सिंह साहब के साथ आप लोग नहीं जुड़ा होते तो ये ओआरओपी का मुद्दा इतना आगे नहीं चलता, और ना ये ओआरओपी शायद आपको मिल पाती। वही संख्या बल अगर अब आप अपने जो आपके हित के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेन सोसाइटी, उनके साथ जुड़ेंगे तो आने वाले समय में, आने वाला कल आपका अवश्य होगा। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। आपको और मिस्टर वीर बहादुर सिंह जी को सभी को जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।